माँ मेरी स्कूल की ड्रेस नहीं मिल रही है, कहाँ रखी है आपने? पिंकी बेटा, वो पिंक वाली जो मैंने कपड़ों की पोटली बनाई है उसमें देखो, शायद उसमें होगी तुम्हारी स्कूल की ड्रेस। माँ पता नहीं, तो मेरे कपड़े धोकर कहाँ रख देती हो, मुझे कभी नहीं मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो वो भी खराब होते हैं। स्कूल के सभी बच्चे मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। बेटा एक बार अच्छे से देख लो, वहीं रखा है, मिल जाएगा, मैं अभी काम कर रही हूँ। माँ हम भी कल मारी ले लेते हैं ना, पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा रहता है, हमेशा मेरी स्कूल की ड्रेस गायब हो जाती है, जिस वजह से मैं स्कूल जाने में लेट हो जाती हूँ। हाँ बेटा, हमने सोचा है कि इस दिवाली पर हम एक बेड और अलमारी लेंगे। बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर हमारे पास भी बेड और अलमारी होगा। भाभी, दिवाली को आने में अभी बहुत समय है और आप इतने महीनों को कुछ दिनों की बात बोल रही हो, और मैं पिछले 1 साल से यही सुन रही हूँ कि इस दिवाली पर हम बेड और अलमारी लेंगे। अब तो पिंकी भी 10 साल की हो गई है। रीता बेटा, तू अपनी भाभी पर ऐसे नाराज हो रही है जैसे तेरी भाभी के पास पैसे का पेड़ लगा हो। अरे वो बेचारी कहाँ से लाएगी अलमारी और बेड? अरे रोड पर नहीं पड़ा है बेड और अलमारी जो ऐसे बोल रही है। माँ मैं कहाँ कह रही हूँ कि भाभी के पास पैसों का खजाना है, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि भाभी पिछले 2-3 सालों से बस पैसे ही जोड़ रही है। अगर हम इसी तरह से 1-1 रुपए जोड़ते रहे तो कभी भी अलमारी नहीं खरीद पाएंगे। ये नहीं कि उधार अलमारी ले लूं और धीरे धीरे पैसे चुकाती रहूं। रीता अपनी भाभी को खरी खोटी सुनाने लगती है। अपनी नंद और बेटी की बातें सुनकर दिशा को बहुत बुरा लगता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अर्नव की सैलरी आती है। माँ इस बार तो भैया की पूरी सैलरी आई है, क्यों ना हम किस्तों पर अलमारी और बेड ले ले। रीता बेटा, इस महीने तो अलमारी लेना मुश्किल है, क्योंकि अर्नव की आधी सैलरी तो तेरे पापा के इलाज में चली जाएगी। हाँ रीता, और बची हुई सैलरी से मुझे घर भी चलाना है, पिंकी के स्कूल की फीस भी जमा करनी है, ऊपर से पिंकी के स्कूल की ड्रेस भी चेंज हो रही है। उसके लिए नई ड्रेस लेना भी बहुत जरूरी है। आप लोग चाहते ही नहीं है कि घर में बेड या अलमारी आए। रीता अपने घर वालों से नाराज हो जाती है और चटाई बिछाकर सो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके सामने वाले घर में नया बेड और अलमारी आता है, जिसे देख एक बार फिर पिंकी रोती हुई शक्ल लेकर घर में आती है और अपने घर वालों से कहती है, हाँ सुरभि के घर में फिर से नया बेड और अलमारी आया है, और एक हमारे घर में आज तक ना तो बेड आया और ना ही अलमारी। हम हमेशा जमीन पर चटाई बिछा कर सोते हैं, यहाँ तक कि हमारे घर में सामान रखने की भी जगह नहीं है। और माँ आपने इतनी सारी पोटली बना दी है कि कई बार तो कपड़े मिलते भी नहीं है। पिंकी, यहाँ किसी से कुछ मत बोल, यहाँ कुछ भी बोलेगी तो सब अपना रोना सुनाने लगेंगे। मैंने इतना अच्छा आइडिया दिया है, वो तो इन्हें पसंद नहीं आ रहा, तुम्हारी बात क्या ही सुनेंगे। रीता बेटा, अगर तुझे इतनी ही ज्यादा जल्दी है बेड और अलमारी की, तो तू खुद पैसे जोड़कर क्यों नहीं ले आती? आखिर तू भी तो नौकरी कर रही है। पापा, अगर मैं भैया की तरह अच्छा कमा रही होती या घर का किराया नहीं भर रही होती तो मैं ही इस घर में बेड और अलमारी लेकर आती। तो बनो ना बेटा अपने भैया की तरह और उठाओ घर की सारी जिम्मेदारी। हर समय मुंह बनाकर रखने में कोई फायदा नहीं होता। हम भी पाई पाई जोड़ रहे हैं। बहू हर रोज जो उसके पास पैसे बचते हैं, चाहे वो 10 रुपए ही क्यों ना हो, वो उसे भी गुल्लक में डालती है। कई बार तो बहू और अर्नब अपनी छोटी छोटी खुशियों को मार देते हैं ताकि इस घर में एक बेड और अलमारी ला सके और तुम्हारी जरूरत को पूरा कर सके, क्योंकि इस घर में बेड और अलमारी की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें और पिंकी को है। अपने पिता की बातें सुनकर रीता चुप हो जाती है और फिर कभी अपने घर वालों को या अपने भैया भाभी को ताने नहीं देती और वो उनकी परिस्थितियों को समझने लगती है। भाभी, इस महीने मैंने 500 रुपए बचाए हैं और इसी से मैं इस बार खाने में या नए कपड़े लेने में खर्च नहीं करने वाली, इसलिए आप इसे भी गुल्लक में डाल लो, क्या पता इससे आपकी थोड़ी हेल्प मिल जाए। पर रीता, भाभी अब मना मत करो, मैं अभी भी आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ, और वैसे भी ये पैसे मैं अपने पास रखूंगी तो मैं इन्हें खाने पीने में ही खत्म कर दूंगी। मैं इन्हें खर्च करूँ, इससे अच्छा है ना कि आप इसे अपने पास संभाल कर रख लो। हाँ माँ, अब से मैं भी बुआ की तरह बाहर की चीज नहीं खाऊंगी। आप जो मुझे हर रोज 5 रुपए देती हो वो मेरे नाम से इस बार गुल्लक में डाल लेना। रीता, पिंकी, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं को मारने की जरूरत नहीं है। भैया मैं जानती हूँ आप सब कर लोगे, पर क्या हम इस घर के सदस्य नहीं हैं? मैंने देखा है आपको, आपके बहुत से कपड़े ऐसे हैं जो चूहे ने काट दिए हैं और आप उन्हें सिलवा कर पहन रहे हैं। भैया, जब आप अपने लिए नए कपड़े ना खरीद कर उन पैसों को जोड़ रहे हैं तो क्या मैं बाहर की चीजों पर कंट्रोल नहीं कर सकती? अरे बेटा रख दे, बाद में फिर मिले ना मिले। वैसे भी इतने दिनों बाद तेरी बहन को अकल आई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से अपनी बात से पलट जाए। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब रख लो। अर्नव अपने पिता की बात सुनकर हंस पड़ता है।
अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा मार्केट से घर आ रही होती है और तभी वो रास्ते में एक दुकान देखती है जहां कुछ पुराने फर्नीचर के सामान बड़े ही सस्ते दामों पर बिक रहे थे। ये देख सुमित्रा घर आते ही अपने बेटे बहू से कहती है, बहू, बाहर नुक्कड़ पर बेड अलमारी की सेल लगी है, वहां पर सेकेंड हैंड सामान मिल रहा है, वो भी बड़े सस्ते दामों पर। मुझे लगता है कि हमारे पास इतने पैसे तो जमा हो गए होंगे कि हम बेड या अलमारी में से कोई एक सामान खरीद सकें। माँ जी, मुझे अपने घर में पुराना बेड या अलमारी नहीं चाहिए। मैं एक एक पैसे इसलिए नहीं जोड़ रही ताकि मैं इस घर में पुरानी चीज ला सकूं, और वो भी ऐसी चीज जो 1-2 साल में फिर से खराब हो जाए। पर बहू, हमें अलमारी और बेड की बहुत जरूरत है। आखिर हम सब कब तक धरती में इसी तरह से चिटाई बिछाकर सोते रहेंगे? और देख, घर में कितनी सारी पोटलियां बंधी हैं। घर में अब चूहे भी इतने ज्यादा हो गए कि वो सारे कपड़े काट रहे हैं। इतना नुकसान झेलने से तो अच्छा है ना पुराना ही सही, पर घर में अब हम भी एक अलमारी या बेड ला सकें। माँ, आप बात को समझ क्यों नहीं रही हैं? अगर हम पुरानी चीज घर में लाएंगे तो कुछ ही दिन में वो खराब हो जाएगी और फिर हमारे पास इतने पैसे नहीं रहेंगे कि हम कोई दूसरा सामान खरीद सकें। इसलिए थोड़ा सब्र करो ताकि हम नई अलमारी और बेड ला सके। अरे भाग्यवान, हमारा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। तुम खुद सोचो ना कि वो पुरानी चीज क्यों बेच रहा है। अरे अब वो उनके काम की नहीं रही, तभी तो वो पुराना सामान बेच रहे हैं। जब वो पुराना सामान उनके काम नहीं आ रहा तो वो हमारे क्या ही काम आएगा। माँ जी, पापा जी और अर्नब जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए अब आप ये जिद छोड़ दो। अलमारी और बेड तो हमें लेना ही है और वो हम जल्द ही ले लेंगे। पर बहू, सारे कपड़े और पिंकी की कॉपी किताब सब चूहे कुतरे जा रहे हैं। बेचारी पिंकी को हमेशा इस वजह से डांट खानी पड़ती है। सुमित्रा अपने घर वालों को काफी समझाती है पर कोई भी पुरानी अलमारी और बेड लेने के लिए राजी नहीं होता और वो उदास हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अर्नव ऑफिस से आते हुए एक दुकान पर जाकर बेड और अलमारी का रेट पता करता है और घर जाकर सबसे कहता है, माँ, सारे गुल्लक भर गए हैं और मैंने आज दुकान पर जाकर एक बेड और अलमारी पसंद की है जो हमारे बजट के अकॉर्डिंग है। अगर आप सब चाहें तो चलकर एक बार देख सकते हैं। भैया, बजट गया तेल लेने, आप सस्ता ही सही पर अब एक अलमारी और बेड ले ही आओ। हमारे पास जितने पैसे रखे हम उसी हिसाब से सामान ले लेंगे। रीता की बात सुन अर्नव और दिशा अपने सारे गुल्लक फोड़ते हैं और सारे पैसे जोड़कर एक दुकान पर जाते हैं और अपने बजट के अकॉर्डिंग एक नया बेड और अलमारी लेकर घर आते हैं। ये मेरे घर में भी बेड और अलमारी आ गई। अब मैं भी अपनी सभी सहेलियों को चिढ़ाऊंगी जैसे वो मुझे चिढ़ाया करती थी। फाइनली हमारे घर में भी बेड और अलमारी आ गई। अब बेड के इस कोने वाले हिस्से पर मैं सोऊंगी और अब मैं अपने सारे कपड़े आराम से अलमारी में रख सकूंगी। मुझे तो बस अलमारी का छोटा सा हिस्सा चाहिए जहां मैं अपनी दवाई और चश्मा रख सकूं। अरे तुम सब अपने सारे सामान अलमारी और बेड में रख लोगे क्या? अरे जो एक एक पैसे जोड़कर इस घर में बेड और अलमारी लेकर आया है उसको कुछ रखने दोगे या नहीं? माँ जी, पहली बार हमारे घर में बेड और अलमारी आई है। इससे पहले आज तक अपने घर में कोई भी महंगी चीज नहीं आई। अब अगर घर वाले खुश हैं तो उन्हें खुश होने दीजिए। और रही सामान रखने की बात, तो कौन सा बेड और अलमारी अब किसी और के घर में जाने वाली है? घर में पहली बार बेड और अलमारी आने की वजह से पूरा परिवार खुश था। अब वो सब एक एक करके बड़े ही प्यार से अलमारी को सजाते हैं और रात को कुछ लोग बेड पर आराम से सोते हैं और इस तरह गरीब परिवार एक एक रुपया जोड़कर अपने घर में बेड और अलमारी लेकर आता है। आशा है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे दोस्तों, आपने अपने घर में कितने वक्त पहले अपनी पुरानी अलमारी और बेड चेंज किए थे? कमेंट में जरूर बताइएगा।